आखिरकार एक साल से चल रहा फर्जी किसान आंदोलन खत्म हो ही गया। इसकी घोषणा विधिवत एसकेएम के लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत सभी नेताओं ने संबोधित किया। योगेंद्र यादव ने बकायदा मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमने जिस बात को लेकर यह आंदोलन किया था वो था 3 कृषि बिल वापसी और एमएसपी। इन दोनों मुद्दे पर सरकार ने हमारी बात मान ली है। इसके अलावा जो हमने और मांगे भी रखी थी, जो किसानों के मुद्दे संयुक्त किसान मोर्चा के पास पूरे देश से आए थे, उन मुद्दों पर भी हमने बात की है और सरकार ने एक एक बिंदुवार बात मानते हुए हमें बाकायदा लिखित में पत्र दे दिया है और इसलिए अब हम इस किसान आंदोलन को खत्म करने की घोषणा करते हैं। आखिरकार इस घोषणा के बाद दिल्ली वालों ने राहत की सांस ली है कि आखिरकार ये आंदोलन खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन के बाद में एक विजय रैली निकालना चाहते हैं, एक उल्लास मनाना चाहते हैं कि हमने विजय प्राप्त की। हालांकि आपको बताएं, सुबह जब राकेश टिकैत से पत्रकारों ने पूछा था कि क्या ये किसानों की विजय है, तो उन्होंने बयान दिया था कि ये किसी की ना जीत है ना हार है, ये सरकार से एक हमारा समझौता हुआ है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कुछ नेताओं ने अपनी जुबान बदली और राकेश टिकैत ने भी ये कहा कि विजय दिवस मनाने के बाद ही हम ये स्थान छोड़ेंगे और इसकी घोषणा उन्होंने की 11 दिसंबर को। उन्होंने कहा कि हम क्योंकि किसान हो या जवान हो उनकी मौत में हम शामिल हैं और क्योंकि हमारे देश के सीडीएस समेत कई हमारे जवान शहीद हुए हैं, इसके कारण से उनका जो अंतिम क्रिया है वो 10 तारीख को होगी, 10 दिसंबर में, और इसीलिए हम विजय दिवस या उल्लास जो है वो 10 दिसंबर को नहीं मना सकते, एक दिन स्थगित कर दिया और इसलिए हम इसको 11 तारीख को रख रहे हैं कि हम यहां 11 तारीख में दिल्ली के बॉर्डरों को खाली करेंगे। हालांकि पैकिंग, सामान समेटना, टेंटों का हटाना वो अभी से शुरू कर दिया गया है क्योंकि 2-3 दिन इसमें लगेंगे भी। क्यों? अब कुल मिलाकर बात यह है कि बेशक ये समझौता हुआ है, बेशक सरकार पीछे हटी है, लेकिन कुल मिलाकर जो एक गतिरोध बना हुआ था, जो एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, एक इस सरकार की नीति के कारण, ये सरकार की बहुत रणनीति है जिसके कारण सरकार ने ये कृषि कानून के अलावा ये जो संयुक्त किसान मोर्चे की अन्य मांग थी, इनको सबको मान लिया। एक सिरे से जो कहते रहे वो मान लिया। यानी सरकार ने जैसे तय कर लिया कि हमको किसी भी कीमत में यह आंदोलन खत्म करना है, आप जो कहें वो हम मान लेंगे। इसी तरह आपको बता रहा हूं, बिल की बात थी लेकिन इन्होंने एमएसपी की बात की। एमएसपी पर बता दिया गया है पहले ही कि समिति बनेगी और इस समिति में इन्होंने मांग रखी थी किसान आंदोलन वालों ने कि इसमें वो लोग ना हो जिन्होंने 3 कृषि बिल बनाने में अपना सहयोग दिया है और ड्राफ्ट तैयार किया था। तो सरकार ने यह बात भी मान ली है कि संयुक्त किसान मोर्चे के लोगों को रखा जाएगा और नए सदस्यों को इसमें रखा जाएगा। उसमें एक मांग यह भी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समिति बनाई गई थी और जो इन सारे बिलों के बारे में बात करेगी और सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट रखेगी, उसको भी खारिज कर दिया किसान नेताओं ने और सरकार ने। इसी तरह मुआवजे को लेकर जहां तक बात है तो आपको बताएं, योगेंद्र यादव ने बाकायदा मीडिया को यह संबोधित करते हुए बताया कि पंजाब की तरफ से तो पहले ही घोषणा हो चुकी है, मुआवजे मिल चुके हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से भी हमें कांटेक्ट करके कहा गया है कि आप चंडीगढ़ आकर अपने किसानों का मुआवजा ले सकते हैं। यानी एक पॉजिटिव न्यूज ये बॉर्डर से आई, दिल्ली के बॉर्डर से। और इस समय जब ये किसान आंदोलन खत्म होने की घोषणा हुई है, वाकई में आप देखेंगे कि इस समय इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। कुछ लोग जो ये कह रहे थे, जो सरकार पर सवाल उठा रहे थे, जो मोदी जी के फॉलोवर मोदी जी पर सवाल उठा रहे थे, और बहुत सारे लोग कह रहे थे सरकार को झुकना नहीं चाहिए, इससे नेताओं का मनोबल बढ़ेगा, इससे तो ये खालिस्तानी आंदोलन करने वाले लोग थे, इनका मनोबल बढ़ेगा। लेकिन आपको बता दूं कि इस समय सरकार ये तय कर चुकी है और राज्य सरकारों को भी ये समझ में आ गया कि आंदोलन के पीछे जो शक्तियां हैं, कहीं ना कहीं आप देखिए कि यदि पुलिस गोली चलाती है तो किस पे लगेगी? हमारे देश के ही किसान पे, कोई पाकिस्तान का नहीं है। और अगर किसान लाठी चलाएगा या तलवार चलाएगा, वो किस पे चलाएगा? वो हमारे देश के पुलिसकर्मी या सेना पर चलाएगा। तो अल्टीमेटली किसान हो या जवान, दोनों अगर आपस में भिड़ते हैं तो देश का नुकसान है। किसान मरे तो देश का नुकसान है,
जवान मरे तो भी देश का नुकसान है। और इसलिए यह टकराव की स्थिति को टालना सबसे ज्यादा जरूरी था। और इसके पीछे जो इंटेलिजेंस इनपुट थी, जिस तरह के इनपुट्स गवर्नमेंट के पास थे, वो आपके और हमारे पास नहीं हो सकते, लेकिन हमारे पास जो सूत्रों से खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं दिल्ली के बॉर्डर पे जो ये बैठे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं भारत में अलग अलग जगह जो प्रदर्शन धरना कर रहे हैं, टोल पर बैठे हुए हैं, इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। और इसी बात को आप देखेंगे, राकेश टिकैत को हालांकि जिन लोगों ने धमकी दी थी वो व्यक्तिगत थी और उन्होंने बाद में माफी भी मांग ली, लेकिन सरकार के पास ऐसे इनपुट थे कि ये जो संयुक्त किसान मोर्चे के नेता हैं और किसान नेता हैं, इनमें से किन्हीं बड़े नेताओं को की हत्या करके और अराजकता फैलाने का षड्यंत्र कहीं बाहर की ताकतें कर सकती हैं, इसका अंदेशा था। और इसीलिए राकेश टिकैत जो हमेशा बदजुबानी कर रहे थे, देश की सरकार को कोस रहे थे, मोदी जी और योगी जी के खिलाफ कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, उसके बावजूद उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने सिपाही दिए थे उनकी सुरक्षा में, उनको सुरक्षा में दिया गया, क्योंकि कोई भी असामाजिक तत्व ये कर सकता था माहौल बिगाड़ने के लिए कि राकेश टिकैत के ऊपर हमला कर देता। और नाम किसका लगता? बीजेपी वालों ने कराया है साहब। जैसा पहले ड्रामा हमने देखा है, 26 जनवरी के दिन राकेश टिकैत आंदोलन वाइंड अप कर रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ नेताओं का नाम आया और राकेश टिकैत ने तो रो दिया कि मैं तो आंदोलन खत्म कर रहा हूं, मुझे तो बीजेपी वाले मार देंगे। हालांकि कोई मारना मरने वाली बात नहीं है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमने इसमें ड्रामे भी देखे, जिस तरह के ड्रामेबाजी हुई, जिस तरह के ट्विस्ट हुए, जिस तरह से ये सारा कुछ नाटक हुआ और इसके पीछे खालिस्तानी एंगल समझ में आया, उसके बाद सरकार ने तय कर लिया था। और इसीलिए आप देखेंगे ये आंदोलन में हमने देखा है कि लाल किले में पुलिस वाले डंडा होते हुए, रिवॉल्वर पास होते हुए भी उसका प्रयोग नहीं कर रहे थे, यानी वो गए थे निहत्थे केवल लाल किले पर तिरंगे का मान बचाने के लिए। सीढ़ियों पर खड़े हो गए, जो सीढ़ियां लाल किले में ऊपर गुम्मद तक जाती है, सीढ़ियों पर सिपाही खड़े हो गए थे और उनको मारा गया बुरी तरह सीढ़ी खाली कराने के लिए। वो पिटे, लेकिन उन्होंने बल प्रयोग नहीं किया। और यही हमारी सेना भी करती है कि कभी भी सिविलियंस पर, अपने लोगों पर वो कभी भी बल प्रयोग नहीं करती। ये बात अलग है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए तब उनको ये प्रयोग करना पड़ता है। सामान्य स्थिति में ना तो पुलिस, ना तो सेना, ना अर्धसैनिक बल हमारे देश के किसी भी व्यक्ति पर, जहां तक किसानों पर तो कतई नहीं। लेकिन जब ये इनपुट्स मिल रहे थे कि देश के माहौल को खराब करने के लिए जो सीए के विरोध में सड़कों पर शाहीन बाग बना रहे थे, उसी तरह की शक्तियां चीन के इशारे पर भारत में किसान आंदोलन के जरिए माहौल को खराब कर सकते हैं। और हमने देखा अभी तक हमारे देश के जो सीडीएस हैं, विपिन रावत जी, उनकी मौत के सदमे से अभी हम बाहर नहीं निकले हैं, अभी उनकी अंतिम क्रिया नहीं हुई है, पूरे देश में सदमा है। उसी बीच आपको बताएं कि एक खबर आई और वो कहीं दब के रह गई, क्योंकि बहुत बड़े दुखद घटना हमारे सीडीएस के बारे में थी। पंजाब के अंदर सेना के कैंप पर ग्रेनेड से हमला हुआ, और एक नहीं 2 ग्रेनेड का हमला हुआ। उसके बाद आज की घटना यह है कि दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, रोहिणी जो कोर्ट है, उस कोर्ट के प्रांगण में क्रूड बम से हमला हुआ और आईईडी बरामद हुई है। यानी आईईडी का मतलब यह हुआ कि कोई भी एक बड़े विस्फोट की तैयारी थी। और ये जो है, ये इनपुट्स थे सरकार के पास कि कुछ ना कुछ ये देश में जगह जगह बवाल किया जा सकता है। अब जिनके पास हथगोला फेंकने के लिए है कि वो सेना के कैंप पे फेंक सकते हैं, जिनके पास बम है कि वो एक कोर्ट में छोड़ सकते हैं एक कोने में, ये संकेत है। उनको ये पता लग गया कि इंटेलिजेंस लगी हुई है। इतना आसान नहीं है, सरकार की इंटेलिजेंस और सुरक्षा ना लगी होती। और आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब यह आंदोलन खत्म हो गया है, दिल्ली पुलिस ने बाकायदा सादी वर्दी में अपने स्पेशल सेल के पुलिस के जवान इन कैंप में चारों तरफ फैला रखे थे, ताकि कोई इस तरह की असामाजिक तत्व कोशिश करे तो उसको दबोच लिया जाए। ये आशंका थी। जो किसान ये कह रहे थे कि सरकार हमें कुचलना चाहती है, हमें जबरदस्ती आंदोलन को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो समझ लें अच्छी तरह कि सरकार के कहने पर दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस वाले उनकी सुरक्षा कर रहे थे। वरना कब का वहां कोई बम विस्फोट कर जाता, कब का किसी नेता के हत्या के प्रयास हो गए होते, वो समझ नहीं सकते।
सरकार जबरदस्ती इस आंदोलन को कुचल कर अगर खत्म करने की नीयत होती सरकार की, कब का कर दिया होता, शुरू में ही कर दिया होता, 26 जनवरी के दिन कर दिया होता। और इस देश में जब आज सनातनी लोग बैठे हैं, देशभक्त लोग, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बैठे हैं, ऐसे में कोई कैसे उम्मीद कर सकता है? वो कमजोर थोड़े ही हैं। मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के जो राजनीति को समझते हैं, जो उनकी वर्किंग स्टाइल को जानते हैं, वो बख्शने वालों में से नहीं है, खासतौर पे देश के दुश्मनों को या अपराधियों को। और ऐसे में तिगड़ी हमारे देश की जो कही जाती है, मोदी जी, योगी जी और अमित शाह, ये तीनों लोग अगर शांत रहे, कोई बल प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब यह था कि किसानों से कहीं ना कहीं दिल में लगाव है, किसानों के प्रति हमदर्दी है। अब उसका चोगा भी पहनकर ये कोई इस आंदोलन में बैठ गया है, बेशक वो खालिस्तान से संबंधित हो, बेशक वो देश का माहौल खराब करने वाला कोई व्यक्ति हो, बेशक वो देश विरोधी हो, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर किसान का ठप्पा लगा है, इसलिए उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। तो सरकार को कमजोर ना समझा जाए, सरकार कमजोर ना है, सरकार बहुत बड़ी शक्ति रखती है, जो चीन को पीछे धकेलने की ताकत रखती है, जिसने दुनिया भर में अतिक्रमण किया हुआ है। उसके लिए अपने देश के किसानों को हटाने में कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन बस केवल किसानों का सम्मान, किसानों का प्रेम, किसानों की सुरक्षा, किसानों की रक्षा, ये प्राथमिकता थी सरकार की। और इसीलिए योगेंद्र यादव जी का जो उद्बोधन था और राकेश टिकैत ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉर्डर पर बोला, सिंगू बॉर्डर पर, उन्होंने यही बोला कि किसान ने अपना मान सम्मान पाया है। क्योंकि अगर लाठी चल जाती और गोलियां चल के इनको खदेड़ दिया जाता तो मान ना रहता जिस तरह से आज ये जा रहे हैं। कहीं गुंजाइश रह गई है, कहीं नेताओं ने भी अपने लिए कुछ सम्मान बचा लिया है, वरना पूरे देश से आवाजें आ रही थी कि इन किसान नेताओं को, जो ये दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, अड़े हुए बैठे हैं, इनको खदेड़ दिया जाए, चाहे गोली ही क्यों ना चलानी पड़े। सरकार को डेली इस तरह के ट्वीट्स और मेल जा रहे थे, लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया वो धैर्य की परीक्षा पास की सरकार ने। और किसान नेताओं को भी मैं यहां तो यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने भी कम से कम अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, समय को समझा, शायद सरकार की बात को भी समझा। और सरकार की बात को क्या समझा, सरकार ने सारी तो बात मान ली, तो वो सरकार को कमजोर ना समझे, उसकी मजबूरी ना समझे और आगे कोई ऐसी अनैतिक मांग ना रखें जो सरकार के लिए मानना मुश्किल हो। समय को समझिए, देश के बाहर बैठा हुआ दुश्मन, उससे मुकाबला पहले जरूरी है। अंदर की बातें हम बैठकर सुलझा लेंगे, हमेशा सुलझाते रहें। वंदे मातरम।